हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स का फोर्थ पार्ट हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपने इससे पहले के बाकी के 3 वीडियोस देखा होगा। थर्ड पार्ट तक हमने इकोनॉमिक्स अच्छे से कंप्लीट करा है और सभी पार्ट में करीब 4 पेज में लेकर के चलता हूँ और आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे पास 28 पेजेस का ये पीडीएफ बना हुआ है, राइट। और ये 28 पेज का पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन पर कोर्स में अपडेट कर चुका हूँ और बाकी जो डेली बेसिस पे क्लासेस मैं ले रहा हूँ उनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिलते रहे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस कमाल के क्वेश्चन को देखते हैं। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल जो प्राथमिक उद्देश्य है, मूल स्थिरता। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है, तो ये आरबीआई का काम है मौद्रिक नीति को तैयार करना, इसे लागू करना। तो ये ध्यान रखेंगे। आरबीआई का जो गठन है वो 1935 में यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नेक्स्ट आता है कि जो मौद्रिक नीति है इसका प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। अन्य उद्देश्य की बात करें तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसी व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका और भी अन्य कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सीमांत उत्पाद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये सब जो टर्म्स होते हैं वो आप इसी तरह से एज इट इज याद रखो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो सवाल मैंने लिए हुए हैं इन सभी पेजेस में वो ऑलरेडी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि लाइसेज फेयर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, लाइसेज फेयर शब्द पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। लाभ का गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो जेबी क्लार्क ने प्रतिपादित किया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लाभ का गतिशील सिद्धांत। एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो संपूरक वस्तुएं कहते हैं इसे हम। जब एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को संपूरक वस्तुएं कहते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में यदि किसी का बुरा किए बिना किसी को बेहतर बनाना संभव है तो उसे हम लोग पोट्रो श्रेष्ठ कहते हैं। एक वर्ड है ये, परेटो श्रेष्ठ। ठीक है, परेटो श्रेष्ठ नामक एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि यदि किसी का बुरा किए बिना अगर हम किसी को बेहतर बना सकने में संभव है तो उस शब्द को कहते हैं परेटो श्रेष्ठ। मुनाफे का नवाचार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जे.ए. शुम्पीटर ने, यानी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स। मुनाफे का नवाचार सिद्धांत याद रखिएगा। संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक ने संपत्ति का श्रम सिद्धांत। संपत्ति है तो भाई लॉक करके ही रखेंगे, तो याद रखें। मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में किसने वर्गीकृत किया? किन्स ने किया था, जे.एम. किन्स ने। समिष्ट अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अनुशासन के रूप में संस्थापित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो जे.एम. किन्स को जाना जाता है। शब्द रेजिडेक्स का संबंध किससे? तो जमीन की कीमतों से संबंधित है। जमीन की कीमतों से रेजिडेक्स। जेबी शाह के बाजार नियम को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो जो मार्शल हैं, जिनको हम जानते हैं अच्छे से, मार्शल ने जेबी शाह के बाजार नियम को स्वीकार नहीं किया था। तो बाजार नियम किसने दिया था? जेबी शाह ने दिया था। ये जेबी से ने, यानी ये बहुत बार पूछा जाता है बाजार नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, किसने दिया है? जेबी से ने। ठीक है। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों के प्रतिपादक मार्शल है। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों के प्रतिपादक मार्शल। मूल्य सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, ये याद रखना। रखो और निकालो जो नीति है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था, ये याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो खास करके विकासशील देशों की होती है। ठीक है, विकासशील जो देश होते हैं उनकी होती है। तो भारत भी एक तरह से विकासशील देश है, तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया दूसरी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में। बात यहाँ पे अगर 5 ईयर की जा रही है तो 5 ईयर प्लान के बारे में आपको बता दूं कि अभी मैं कल 5 ईयर प्लान पर एक बेहतरीन नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठे आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि वो वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो बस आप हमारे साथ बने रहना। अर्थशास्त्र वही है जो उसे होना चाहिए, यह कथन संदर्भित करता है तो नियामक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स को
ये संदर्भित करता है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वही है जो उसे होना चाहिए। उपभोक्ता की आय बढ़ाने पर घटिया वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, राइट। न्यू माल्थुसियन थ्योरी संबंधित है संसाधन की कमी से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। अर्थशास्त्र में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है, आबादी पर निर्भर करती है, ठीक है, आबादी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है कि अर्थव्यवस्था में रेड टैप का अर्थ क्या होता है। औपचारिक नियमों का कठोर अनुपालन करना, उसे हम लोग कहते हैं रेड टैप। स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से किसके द्वारा अलग किया गया था, तो जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा अलग किया गया था, जिन्होंने यहाँ पे एक सिद्धांत दिया था, हमने बात किया था, देखिए जो जोसेफ शुम्पेटर मुनाफे का नवाचार सिद्धांत इन्होंने दिया था, याद रखना, ठीक है। अदृश्य निर्यात का अर्थ किसका निर्यात है, सेवाओं का निर्यात, यानी जिसका हम देख नहीं पाते लेकिन उसको हम डिलीवर तो करते हैं, एक तरह से सेवाओं का, यानी थर्ड सेक्टर सेवा क्षेत्र को कहते हैं। वहाँ पे जैसे बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, तो वो हम अदृश्य एक तरह का निर्यात करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन का मतलब ध्यान रखिए कि निर्यात, अदृश्य निर्यात का मतलब होता है सेवाओं का निर्यात करना। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उपभोग फलन किसे संदर्भित करता है, तो आय और खपत के बीच संबंध को उपभोग फलन संदर्भित करता है, एकदम VVI रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि किनेसियन उपभोग फलन कुल आय और कुल खपत के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ये याद रखेंगे कि किनेसियन जो उपभोग फलन है वो किसके बीच संबंध को दर्शाता है, कुल आय और कुल खपत के बीच के संबंध को। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है कि देश के नागरिकों द्वारा खपत, उसे हम लोग कहते हैं सामूहिक उपभोग। कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू व्यय की भिन्नता को दर्शाता है, तो एंजल वक्र। हमने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में एंजल वक्र के बारे में डिस्कस किया था, जब लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में बात कर रहे थे। आय में वृद्धि होती है तो खपत में क्या होता है, कम उत्पादन में वृद्धि होती है। मतलब आय में अगर वृद्धि होती है तो खपत में क्या होता है, कम अनुपात में वृद्धि होती है। ब्याज दर और खपत के स्तर के बीच संबंध की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो इरविन फिशर के द्वारा की गई थी, इरविन फिशर के द्वारा। बाजार नियम किसने दिया था, ऊपर मैंने बात किया, JB से ने दिया था। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं जो कि खुद बनाती है, ये इनका फेमस कथन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिए। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वालरस के द्वारा विकसित किया गया था, याद रखेंगे वालरस। प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है, औसत आय कहते हैं। कैसे गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तब हमें प्रति व्यक्ति आय निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किसके उत्पादन का योग होता है, देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन का यहाँ पे कह सकते हैं कि योग होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्टर के तीनों को मिला करके। GNP और NNP के बीच के अंतर को पूंजी मूल्यह्रास के नाम से इसको जानते हैं। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं के एक संग्रह होता है जिसे पैसे के रूप में मापा जाता है, यह कथन हिक्स का है, ठीक है, यह कथन हिक्स का है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो 15 भाषाएं होती है, याद रखिएगा। अंडर राइटिंग क्या संदर्भित करता है, अंडर राइटिंग क्या संदर्भित करता है, तो जोखिम का बीमा करने का एक कार्य, ठीक है, जोखिम का बीमा करने का एक कार्य अंडर राइटिंग। समांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, काला धन। समानांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है काला धन। मुद्रा परिवर्तनीयता अवधारणा अपने मूल रूप से किस समझौते में उत्पन्न हुई, तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1944, ये आप जानते ही होंगे, जहाँ पे विश्व बैंक और IMF का गठन होता है। एक्सचेंज रेट यानी जो मुद्रा परिवर्तन है, एक्सचेंज रेट की अवधारणा मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्पन्न हुई थी। देश के विकास के लिए किस प्रकार का ऋण महत्वपूर्ण होता है, सस्ता और किफ़ायती, ठीक है, सस्ता और किफ़ायती जो ऋण होता है वो हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चेक एक वैकल्पिक धन का उदाहरण माना जाता है।
एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, याद रखने वाली बात है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक छत्र संगठन है। स्थापना 2008 में किया गया था। आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए ने संयुक्त प्रयास की मतलब प्रयास से की गई थी। उद्देश्य कि भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली यानी जो रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट पेमेंट को सुदृढ़ बनाना इसका मेन कार्य था। तो इसमें ज़्यादातर जो पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना की गई थी, 2008 में। बस ये दो चीज़ बस ज़्यादातर पूछा जाने की चांसेस है। यूपीआई का फुल फॉर्म तो कई बार पेपर में पूछा गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, 2016 में इसकी स्थापना की जाती है। भीम के बारे में याद रखना, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और आईएमपीएस जो होता है इसको याद रखिएगा, आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, आईएमपीएस, ठीक है। स्मार्ट मनी किसे कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है। डियर मनी का अर्थ होता है उच्च ब्याज दर, ठीक है, डियर मनी का अर्थ होता है उच्च ब्याज दर। मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण बाजार स्थिरीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 2004 में। बाजार स्थिरीकरण योजना 2004 में स्टार्ट की गई थी। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहती है, अतिशीघ्र चलायन मुद्रा यानी हॉट करेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, जेम्स कीन्स ने किया था। एक बार में याद नहीं होने वाला, आप इसे प्रिंट आउट करा करके बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपके माइंड में याद होगा। ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत जेम्स कीन्स ने दिया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि धन का कार्य नहीं है, मूल्य स्थिरीकरण इसका कार्य नहीं होता। ऑप्शन में आपको मिलेगा तो वहां से आप टिक कर सकते हैं इसको, धन का कार्य नहीं है। एसडीआर का पूर्ण रूप याद रखना, पूछा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। मूल्यांकन की इस इकाई को पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये आईएमएफ की मुद्रा होती है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी मुद्रा होती है। संकीर्ण धन नैरो मनी क्या होता है, प्रचलन में मुद्रा और बैंकों की मांग जमा का योग होता है, हम उसे कहते हैं संकीर्ण धन। काइजन एक्ट 2011 भारत में 1000 तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। इस एक्ट के द्वारा 1000 तक के सिक्के जारी करने के। मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार और घोषित की जाती है, आरबीआई के द्वारा। गठन 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी किया जाता है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली एमआरएस जिसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा जारी किया जाता है। बैंक दर क्या होता है, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है, और इसका उल्टा होता है रिवर्स बैंक जो रेट होता है, यानी जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है वहां पे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आरक्षित निधि। आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए का भौतिक आरक्षित जो निधि है यानी फिजिकल रिजर्व बनाए रखना आवश्यक होता है, और 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में रखने होते हैं, ठीक है। यानी 200 करोड़ में से 115 और 85 को आप अलग से ध्यान में रखना कि 115 करोड़ का स्वर्ण मुद्रा होना चाहिए, यानी सोने के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि 1956 से पहले आरबीआई को अनुपातिक आरक्षण प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का पालन करना पड़ता था, जिसमें उसे जारी की गई मुद्रा के अनुपात में सोना और विदेशी मुद्रा रिजर्व रखना जरूरी था। 1956 में इसे बदल करके एमआरएस कर दिया, जिसे हम आज न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है ऐसे पूछा जाए कि आरबीआई ने कब एमआरएस को हटा करके यहाँ पे कह सकते हैं पीआरएस को हटा करके एमआरएस को लागू किया। पीआरएस का मतलब प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को हटा करके जो एमआरएस लागू किया है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कब किया था, तो 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई को केवल 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम भंडार को बनाए रखते हुए आवश्यकता अनुसार मुद्रा जारी करने की अनुमति होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की तरलता और विकास में सुगमता बनाया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन आरबीआई ही करता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है, तो ये आरबीआई तय करता है। भारत में देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन होता है, तो ये आरबीआई होता है, ये याद रखिएगा। बैंकिंग और ट्रेडिंग जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, थर्ड सेक्टर के अंतर्गत, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान हमारा थर्ड सेक्टर का ही होता है। बैंक डिपॉजिट जो बिना सूचना के आहरित यानी विड्रॉ की जा सकती है, उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हमारे पास इतने सारे
क्वेश्चंस थे जो कि हमने पेज 15 तक आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव फन।